अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा जी, आज संडे है, शुड बी अ रूटीन ईजी डे क्योंकि ऑब्वियसली छुट्टी है, लेकिन नथिंग इज़ ईजी ओवर हेयर। बहुत सी बातें हैं करने को, लेकिन जल्दी से आपको ये याद दिला दें कि पाकिस्तान हार गया एक दफ़ा फिर न्यूजीलैंड से। मोर डिटेल्स लेकिन ओवरऑल मुल्क में जो अमन ओमान की सूरत हाल है ना, वो हम सबको बड़ा कंसर्न कर रही है और ज़ाहिर तशवीश सबको है और सब दुआगो भी हैं कि ये जो बेअमनी की लहर है इस पे जल्द काबू पाया जाए। इस सिलसिले में क्या हिकमत अमली है इस पे भी क्लैरिटी चाहिए। अब जाफर एक्सप्रेस हमले को अभी लिटरली 3 दिन ही गुजरे हैं कि दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में एक और हमला कर दिया है। नौश की दालबंदीन शाहराह पर सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय के करीब खुदकुश हमला हुआ है जिसमें 5 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। ज़ख्मियों को लिटरली हेलीकॉप्टर के ज़रिए शिफ्ट करना पड़ा है, कोयटा शिफ्ट किया गया है। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से वाक़े की सख्त मज़म्मत की गई है। मुझे लगता है कि पता नहीं ये जो जुमला है ये भी जाहिर है कि हमें पता ही है कि सबको तशवीश होगी। ये मजम्मत भी बहुत रिवायती लगती है। नहीं, फिर एक वो मजम्मत रिवायती है, बस करनी होती है, लेकिन देन हार्ड एक्शन इज़ नीडेड आफ्टर दैट। और ये तो हम चलें आपको बता रहे हैं बलूचिस्तान की बात। खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्द हमले जो हैं वो मामूल बने हुए हैं, रूटीन बन चुका है। और सिर्फ कल की बात अगर करें तो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें पेशावर, करक, टांक, बन्नू और DI खान शामिल हैं, वहाँ दहशतगर्द हमलों में 2 पुलिस एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड जो है वो शहीद हो गया और पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। अच्छा, ये भी आप सुने, ये तो हमने बलूचिस्तान और KP की बात की है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर भी बड़ी तबाही से बच गया है। ये बहुत से लोगों को शायद ना पता हो। CTD की कार्रवाई में एक खुदकुश हमला जो था उसको बारूदी मवाद के हमरा गिरफ्तार कर लिया गया, हमलावर को गिरफ्तार किया गया है। खुदकुश हमला नाकाम बनाया गया है। सो CTD और जो भी इंटेलिजेंस इसमें इन्वॉल्व थी उनको हम खिराज तहसीन पेश करेंगे। जो वाक़यात हो जाते हैं वो तो ज़ाहिर रिपोर्ट होते हैं, पता लगता है। जो वक्त रोक लिए जाते हैं उन पर शायद इतनी बात नहीं होती, लेकिन लाहौर शहर में भी ये अफरीद पहुँच चुका है था। अगर इसको बर वक्त काबू ना किया जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। डेफिनेटली मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल जो है इट्स नॉट लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग, इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। और हम जरा यूज्ड टू हो गए थे ना कि बेहतरी आने में, लेकिन अब हमारे साथ हैं, उनसे मालूम करते हैं कि नौशकी के हवाले से जो वहाँ ब्लास्ट हुआ है उसके हवाले से पूछना चाहते हैं। सलमान, सबसे पहले तो ये बता दें ये क्या इलाका है, मतलब टारगेट जो किया गया दहशतगर्दों ने वो किसको टारगेट किया गया? कॉन्वॉय था, सिर्फ एक सड़क है वहाँ कॉन्वॉय जा रहा था, या बिल्डिंग्स वगैरह भी कुछ हैं? जी हम अगर बात की जाए इस स्पेसिफिक वाक़े की तो इस हवाले से जो कोयटा से तफरान के लिए 7 बसेस और 2 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक कॉन्वॉय था जो यहाँ से रवाना हुआ। और जैसे ही वो RCD शाहराह पर पहुँचा, एक मकामी मिल एरिया के करीब जो नौशकी से 4 से 5 किलोमीटर के अंदर है, तो वहाँ पर एक गाड़ी आके जो है बस से टकराई है। उसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया है और जो पीछे कॉन्वॉय में दीगर बस थी उसे भी निशाना बनाया गया। इस दौरान जो अब तक की तस्दीक हुई है इसमें 5 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की गई है सरकारी सतह पे, जबकि 35 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी बताए जाते हैं। लेकिन जो हमारी आज़ाद ज़राए से बात हुई, उनका कहना है कि इस वाक़े में हलाकतों की तादाद में भी इजाफ़ा हो सकता है और ज़ख्मी क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल हैं तो उनकी तादाद भी जो है वो भी बढ़ सकती है, क्योंकि मुख्तलिफ़ एरिया से जो हॉस्पिटल्स थे वहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए पहुँचाया गया। तो अभी ये तमाम डाटा कंपाइल हो रहा है। कितनी बसें जो हैं वो इस धमाके की जद में आई हैं? मतलब 7 बसेस और 2 गाड़ियों का आप बता रहे हैं, कॉन्वॉय तो था। बसों को नुकसान पहुंचा। इसमें जो अब्दुल्ला नुकसान पहुंचा है, पहला हिट किया गया है एक गाड़ी के ज़रिए एक बस को, और उसके पीछे जो दूसरी बस आ रही थी उस पर फायरिंग की गई और उसे मोटर से निशाना बनाया गया है। तो 2 बसों को मजमूई तौर पर इस कॉन्वॉय में अटैक का निशाना बनाया गया, जबकि जो सिक्योरिटी ज़राए ने इसकी तस्दीक की कि सिक्योरिटी की फायरिंग के नतीजे में 4 इसमें हमलावर मारे गए हैं, जिसमें एक गाड़ी में सवार शख्स था और दीगर 3 हैं जो मारे गए हैं। इसके बाद अभी भी इलाके में सर्च एंड स्वीप का अमल जारी है और देखा जा रहा है कि आया इस वाक़े में मजीद कौन लोग। गाड़ी बारूदी मवाद से भरी हुई थी जो कि टकराई गई है इस बस से। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, इस हवाले से जो BD टीम की रिपोर्ट है और जो मुख्तलिफ CTD और दीगर तहकीकाती इदारे उनका कहना है कि दर्जनों अफराद ज़ख्मी हैं, बहुत सौ की हालत तशवीशनाक है। थैंक यू सो मच सलमान। एक्चुअली अगर आप ये भी देख लें जो बस हम आपको दिखा रहे हैं उसके जो मतलब
उसके हालात अगर आप देखें तो लगता है फिर भी कि बचत हो गई है कि अगर इफ़ देयर आर 5 डेड एंड इवन 1 इज़ टू मच, लेकिन इस बस की हालात से तो लगता है कि कोई बीच में कोई भी नहीं बचा होगा। और पूरा कॉन्वॉय था, 7 बसें, 2 गाड़ियाँ, बहुत से अफराद की हालत तशवीशनाक है। वो बस की हालत देख के डेफिनेटली जहाँ हम 7 बसें 2 गाड़ियों की बात कर रहे हैं वहाँ लोग भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो फिर भी हमें लग रहा है कि यहाँ बचत हो गई है, कि फिर भी जो काम है उसको रोका गया। अगर वहाँ ना होती हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह बचाने के लिए तो बहुत बुरा हाल हो भी सकता था मजीद। बट अगेन इट्स वेरी कंसर्निंग। जो ज़ख्मी हैं इनको अल्लाह ताला जल्द सेहतियाब करे, सेहत हों और ये दहशतगर्द अपने मनतकी अंजाम तक पहुँचें, क्योंकि हर रोज़ का मामूल बन गया है। एंड इट ब्रिंग्स बैक रियली टेरेबल मेमोरीज फॉर अस एज वेल। हम इसी करियर में हमने वो वक्त भी देखा है जब हर जुमे और हर रोज़ की बुनियाद पे धमाके हम आपको बताया करते थे, रिपोर्ट किया करते थे। मतलब पाकिस्तानी मीडिया वाज सेल्फ लर्निंग कि किस तरह ये दहशतगर्दी के वाक़यात रिपोर्ट करने हैं, बताने हैं, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। और ऑब्वियसली हमारी दुआ यही है कि हम कभी उस ज़माने में वापस ना जाएं, बिकॉज दैट वाज बैड। बट ये भी बहुत ज़्यादा है, दिस इज हैपनिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस नाउ, तो ये डेफिनेटली इसको भी रोकना होगा। यू नो कंसर्न, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी है वो सोच रहे हैं, वज़ीर आज़म, हमारी दीगर जो हमारे इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस है, कि किस तरह से अब इस इफरीत को रोकना है। अभी हम आगे हम आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आगे भी बात जो है वो कोई वैसे इसको तो कैसे रोकना है? इसको तो पता नहीं कौन रोकेगा। अच्छा जी, हमने फॉर्मेट बदल दिए जी, मैदान बदल दिए, खिलाड़ी बदल दिए, कप्तान बदल दिए, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत नहीं मिल रही हमें। We have been consistently, मतलब ये हमारा बड़ा कंसिस्टेंट रैकेट है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हम न्यूजीलैंड से हर चौथे हफ्ते न्यूजीलैंड से खेल रहे होते हैं, एक तो ये भी बहुत है, लेकिन हमसे और खेल कौन रहा है? मतलब चले न्यूजीलैंड से कभी न्यूजीलैंड यहाँ आ रहा है, कभी हम वहाँ जा रहे हैं और हम नहीं जीत रहे हैं उनसे। तो उम्मीद यही रह गई है कि आज अगर अपने कंपेटिटर से अगर आप इतना ज्यादा रेगुलर बेसिस पे खेलते रहे तो कुछ तो उनका भी आप देख ही लेते हैं कि यार इनको कैसे टैकल करना है। कुछ उनकी भी वीकनेस आपके हाथ लग गई होगी, कुछ नजर आ गया होगा, बट नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं हो रहा। हम हारे चले जा रहे हैं, और हार भी ये नहीं कि कोई मैच पड़े और हारे हैं। मैं और अब्दुल्ला हमेशा यही कहते हैं कि अगर मैच पड़ रहा हो और ठीक ठाक कोई लड़ाई हो और उसमें आप हार जाएं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ये तो 20 ओवर्स पूरे नहीं कर सके, 91 रन्स पे पूरी टीम आउट थी। मतलब जब हमने सोचा ना कि अच्छा चलो उठ के मैच देखते हैं, नहीं तब तक सोचा करें, मैच खत्म हो गया था। खैर हमने आपको पता है वर्ल्ड कप में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में तारीख साज परफॉर्मेंस दी है। वैसे वर्ल्ड कप में भी तारीख साज ही थी, उससे पहले की बात कर लें। सरकास्टिक हो रहे हैं ना? हाँ, तारीख साज परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद दौरे न्यूजीलैंड के लिए टीम में बड़ी तब्दीलियाँ की गई, कुछ सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन बनाया गया। कप्तान है सलमान अली आगा, नायब कप्तान है सीनियर शादाब खान। एक कॉम्बिनेशन तो बनाया गया जिसको पहले बैटिंग मिली, और पूरी टीम 0 पे 2 थे हमारे, पूरी टीम 91 पर ढेर हो गई। 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाए, और हमारा गुमान था कि भाई पिच ही बड़ी मुश्किल है। सिर्फ खुशदिल जो हैं वो 32 रन बनाने में कामयाब रहे, टॉप स्कोरर रहे। 8 खिलाड़ी हमारे डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। पूरी टीम में 4 छक्के और 2 चौके लगाए हैं, और वो जो गुमान था ना हुमा कि ये पिच बड़ी मुख्तलिफ है और टफ हो सकती है, वो न्यूजीलैंड की जब बारी आई तो हमारा गुमान वो भी रेज़ा हो गया। देखिए बात फिर वही बात आ गई, और ये पूरा पाकिस्तान ही सुन रहा होगा और कोई और भी क्रिकेट लवर्स सुन रहे हैं कि हमें शिकस्त से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो जिन हालात में हम हारते हैं ना, हमारी जो प्ले है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा जो लैक ऑफ प्लानिंग है, मैं कहने लगी थी प्लानिंग है, लेकिन एक्चुअली देयर इज नो प्लानिंग, एक लैक ऑफ प्लानिंग है, वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होना स्टार्ट हो गई है। सो वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ फाइटिंग एंड लूजिंग, नो प्रॉब्लम एट दैट, बट वी गेट ऑन टू द पिच इन अ वेरी लॉस्ट मैनर। कोई लगता है कि ये क्लूलेस हैं थोड़े से कि करना क्या है। वास्ते अब जिन नए बच्चों को, नए लड़कों को मौका दिया है, उन्हें ये 2-4 मैचेस की बेसिस पे बाहर ना कर दें टीम से, क्योंकि जो बड़े बड़े आपके खिलाड़ी हैं वो भी अरसा दराज से कोई भी परफॉर्म नहीं करता, लेकिन उनको कोई बाहर नहीं करता। ओके जी, हारने के बाद हमारे कप्तान जो नए कप्तान है सलमान अली आगा, उनका क्या कहना था? अच्छा, वैसे बाय द वे न्यूजीलैंड ने 61 गेंदों में 1 विकेट के नुकसान पर ये टोटल अचीव कर लिया था। इस तरह वो 9 विकेटों से जीते आज हम पहले ही बड़े दुखी बैठे हैं, मतलब ये बावर करने की जरूरत नहीं थी भाई, कप्तान क्या कह रहे थे ये देखते हैं। यार एक्साइटेड तो थे, हमें हमारी नेक तमन्नाएं, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, यू आर अ यंग मैन, और इंशाल्लाह मतलब एक सेटबैक हम समझ लें इसको, आगे आप जीतेंगे।
लेकिन प्लानिंग क्या थी या नहीं नजर आ रही थी, ये हम जानते हैं राशिद भाई से। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल है आपका और क्या तासुरात हैं आपके इस मैच के हवाले से, कंसिडरिंग कि 8 खिलाड़ियों को डेब्यूटांट वो जो हैट होती है वो भी दी गई, 3 को दी गई, हमारे डबल फिगर में दाखिल हुए। क्या हो रहा है हमारी टीम में? अस्सलाम वालेकुम। और आप लोगों के लिए मुश्किल वक्त ये हो जाता है कि पहली खबर आपने वो भी अफसोसनाक सुनाई, दूसरी वो भी अफसोसनाक। पहली खबर में भी हुकूमत मज़ामती प्रोग्राम कर रही है, अपने मतलब कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पे भी यही चीज होती है कि मजम्मत थोड़ी होती है, हुकूमत मजम्मत कभी भी नहीं करती, वो कार्रवाई करती है। तो सेम चीज क्रिकेट में भी है। ये सिस्टम का रिफ्लेक्शन नजर आया 2 खबर के अंदर, बिल्कुल सिस्टम का है कि अगर प्रोफेशनल लोग काम नहीं करते तो यही होता है। मैं स्पोर्ट्स पे रहना चाहूंगा। स्पोर्ट्स ऐसी चीज है कि अरशद नदीम जैसा खड़ा होता है अकेला और ओलंपिक का एक मेडल जीत जाता है, जिससे खुशियां आती हैं। तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि क्रिकेट ऐसा गेम है जो यूनाइटेड करता है पाकिस्तान को, तमाम 5 सूबों को यूनाइटेड करता है, लोगों को करता है, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, होती है। लोग दीगर महकमों में काम करते हैं, चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब और बहुत सारे लोग गवर्नमेंट से वापिस आए, वहां पे ट्रांसपेरेंसी में भी ना हो। क्रिकेट में रिफ्लेक्शन आता है, आप लोग आपको अटैक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। टीवी हो या रेडियो हो या अखबार हो, वो आपको और आड़े हाथ लेते हैं और ले रहे हैं। तो इनको सोचना चाहिए कि जो नए प्लेयर्स को बिल्कुल चांस देना चाहिए। हम उसका एतराज नहीं कर रहे, क्या नए प्लेयर्स मेरिट पे हैं? हम जबरदस्ती सपोर्ट करते हैं क्या? जो नए प्लेयर कोई भी आया, एक 50 किया हुआ, जिंदगी में एक 50 करके वो पाकिस्तान टीम के अंदर खेल रहा हो, हम सपोर्ट नहीं कर सकते। एक आपको जो सिलेक्शन पॉलिसी वो बनानी पड़ेगी आपको। आपके जो जितने लोग हैं उनको प्रोफेशनलिज्म लेके आना पड़ेगा। पॉलिसी नहीं है, एक प्लेयर बाहर होता है, दूसरे दिन वो अंदर आ जाता है। तो इसको एक जगह तो रोकना पड़ेगा। दुनिया क्रिकेट आगे चली गई। न्यूजीलैंड की पूरी टीम नहीं खेल रही थी, न्यूजीलैंड अपने जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है, और उनकी तैयारी देखे और हमारी तैयारी देखे तो मेरिट नेपोटिज्म हो जाए या मेरिट हो जाए, हमारे तो बहुत ज्यादा धज्जियां उड़ा दी गई हैं। तो उसको देख लें। आज का मैच ये है, हम दुआ करते हैं कि नेक्स्ट मैचेस जो ड्रॉप इन पिचेस के ऊपर हैं उस पे हम अच्छा परफॉर्म करें और मैचेस जीतना शुरू करें। क्या पिचेस बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत टफ हैं, समझ नहीं पा रहे, अभी एक्लामेटाइज नहीं हुए हैं? मतलब आप हमें थोड़ा सा गाइड करते हैं कि मसला हुआ क्या है? ऐसा लग रहा था एवरीबॉडी वाज क्लूलेस। एब्सोल्युटली। इसमें होता है क्या है कि जब आप ऐसी कंडीशन में जाते हैं, जरा पहले चले जाते हैं। इनका एक मैच साइड मैच था 14 को, लेकिन 14 से एक ही दिन तो पहले पहुंच रहे थे, तो उसको कैंसिल करना पड़ा। तो आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट का डिपार्टमेंट है, जिसकी हम काफी क्रिटिसाइज कर चुके हैं, जब आप शेड्यूल तैयार करते हैं तो हमारी जैसी टीम जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जब उधर जाएं तो 4 दिन पहले जाएं, 2-3 मैचेस खेलें पहले। यहाँ पे आपको पहले शुरू के 2 मैचेस में नहीं अंदाजा होता है कि आपको किस तरह से बैटिंग करनी है, फील्डिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। प्रोफेशनल तो है, लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड अपने अखराजात बर्दाश्त करता है। इसमें इन्वेस्टमेंट होती है। वो अपने थोड़े बहुत पैसे बचाने के लिए आपने यंग प्लेयर, देखिए सीनियर प्लेयर होते हम मान लेते, ये तो पहली दफा खेल रहे थे। नवाज की गलती नहीं है या हारिस की गलती नहीं है, जो लोग खिला रहे हैं इनको जाते ही साथ में उनकी भी है, लेकिन प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए। राशिद भाई, आप जो कह रहे हैं विद द सेम टोकन, ये जो कैंप है कि यहाँ पाकिस्तान में लगाया गया था बिफोर द इवेंट के बाद शुरू होता था, तो आपका मतलब है कि ये कंडीशन ही नहीं है ना। देखिए आज जो बॉल शॉट, तो ये हमारा कैंप वहाँ होना चाहिए, हमारा कैंप उधर होना चाहिए था बेसिकली। कैंप नहीं, हम 4 दिन पहले चले जाए, वहाँ पे थोड़ा सा पिचेस को देख लें, आइडिया हो जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे जब बॉल लो रहता है, आपके बैट पे अच्छी आती है, विकेट होती है, बॉल बल्ले पे आ रही होती है, बाउंस नहीं हो रही थी, ना स्विंग होती है। वहां पे जाके स्विंग हो रही है, बाउंस हो रही है। यही प्लेयर पहले ओवर अगर किसी ने देखा हो, उसमें पूरा टोन सेट कर दी पाकिस्तान बैटिंग की। हमने 55 रन ना सिर्फ स्पिनर्स पे बनाए, जैसा खुशदिल शाह ने 32 में से 26 रन स्पिनर्स पे बनाए। तो हम सोच रहे होते हैं 4 छक्के जो मारे वो तो स्पिनर्स पे मारे, तो हम स्पिनर्स को ढूंढ रहे थे वहां पे कि काश मिल जाए। वो अपनी तैयारी कर रहे थे एशियन कंडीशन के लिए, इसलिए वहां पे ब्रेजवेल और ईस्ट सऊदी खेल रहे हैं कि हो सकता है ये लोग वर्ल्ड कप का हिस्सा हो। तो वहां पे अगर एक और फास्ट बॉलर होता, पाकिस्तान 70 रन भी नहीं करती। हम हमेशा अगर मगर में ही रह जाते हैं हमारे एंड में। मतलब हमारे फास्ट बॉलर्स को क्या हुआ है?
वो क्यों नहीं, व्हाई वोंट दे प्लेइंग देयर ऑप्टिमम? देखें होता क्या है, अब जिस तरह बैटिंग में थोड़ा सा एडजस्टमेंट चाहिए होती है आपको वहां पे पहुंचने के लिए, वहां पे खेलने के लिए, बॉलर्स की भी लेंथ चेंज हो जाती है। जो पाकिस्तान की लेंथ है, एशियन कंडीशन की लेंथ है, आप वहां पे बॉल कर रहे होते, स्विंग मिलती, जहां स्विंग नहीं मिलेगी शॉर्ट ऑफ लेंथ या आगे बॉल की, उसको पनिश कर देंगे। साइफर्ट और फिन एलन तो बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है, जल्लाद हैं ये लोग, ये नहीं छोड़ेंगे अगर आपको इस तरह की बॉलिंग मिलेगी, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो जहादात खान हो, कोई भी बॉलर हो, वो ऐसी बॉलिंग तो ढूंढ रहे होते हैं। तो आपको T20 की तरह से बॉलिंग करनी पड़ेगी। अब्बास अगर अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, तो वो उनको अपना तजर्बा पूरा लेके आना पड़ेगा। न्यूजीलैंड की टीम वनडे में आपने देख लिया कितनी जबरदस्त, T20 में बहुत ही जबरदस्त टीम है। हालांकि उनके बेहतरीन जो 5 बैट्समैन हैं या बॉलर हैं वो तो IPL खेलने चले गए। अच्छा राशिद भाई, ये बताएं कि अभी जो मैच हो गया और अभी तो ऑब्वियसली 4 और मैचेस हैं T20 के हमारे उनके साथ, कुछ सीख लिया होगा हमने? वो हमें जो पहले जाके करना चाहिए था वो हमने अब इस मैच में ही देख लिया कि क्या कंडीशंस हैं, हाउ वी आर प्लेइंग, हमने कुछ सीखा होगा? बैटिंग ऑर्डर तब्दील करें क्या? प्रिपरेशन तो अलग होती है, मैच अलग होता है। अगर एक मैच के ऊपर दूसरा मैच हारेंगे तो आप अंडर प्रेशर चलते ही चले जाएंगे। प्रिपरेशन तो हुई नहीं ना हमारी, हम तो खेलते चले जाएंगे। लेकिन है कि जिस तरह से अगर उस्मान को हम लेके गए, हम टीम के साथ रखते हैं, पूरी चैंपियन ट्रॉफी रखा, घुमा जा रहे हो, तो UAE से हमने मदद करके अपने पास जाए, तो हम खिला तो रहे नहीं उनको, तो हम क्यों रखा हुआ है उनको खिलाएं, फिर खिला के किस्सा खत्म करें। या तो वो अच्छे हैं या तो बुरे हैं, टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। नहीं तो उस्मान को हारिस के साथ ओपन कराना चाहिए हमें। फिर भाई जो पहले से था उसको हम क्यों नहीं ट्राई कर रहे? आके एक बच्चे को क्यों ट्राई कर रहे हैं? उसको जो नए लड़के हैं ना, जैसे हसन नवाज है, इन सबको यहाँ पे पाकिस्तानी सरफेस के ऊपर खिलाना चाहिए था। इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है PSL में, जितने भी प्लेयर्स हैं ये 1-2 परफॉर्मेंसेस के ऊपर पाकिस्तान टीम में चले गए, तो इनको फिर इन्हीं यहीं से बिल्ड अप करके बना के थोड़ा। वैसे मोहम्मद हारिस को आपने देखा, मतलब वो किस जल्दी में था नौजवान, 4 बॉलों पे शॉट मारने की कोशिश कर रहा था, हिटें और फिर आउट हो गया। जी, पाकिस्तान टीम में जब आया 2022 में, ये ट्रैवलिंग रिजर्व थे, उनको जो मैथ्यू हैडन जो थे मेंटोर पाकिस्तान टीम, वो लेके आए उनको अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी नंबर 3 पे, वो अच्छा खेलते थे। लेकिन क्या हुआ, जब डोमेस्टिक में मैंने देखा टीम में बाहर होने के बाद, वो ओपन तो करते ही नहीं है। पिशावर दलमी में बाबर आदम, साइम अय्यूब करते हैं, ये नीचे करते हैं। KP में भी ये कैप्टन थे, ये नीचे बैटिंग करते हैं। जब नेशनल टीम की बारी आई तो आप बहुत सारी चीजें भूल जाते हो, आप नहीं कर सकते। 1 साल से अगर अपनी ओपनिंग नहीं की और वहां पे स्विंग हो रही है और डिफरेंट बॉलिंग हो रही है, तो पहला ओवर ही कौन सेट कर गया। जेमिसन ने जो बॉलिंग की है या डफी ने जो बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग और क्लूलेस हमारे बैटर रहे। हारिस को बहुत मेहनत की जरूरत है, अगर तो स्पॉट पे रहना है तो नेक्स्ट मैचेस में इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। टॉकिंग ऑफ नेक्स्ट मैच के बाद ट्यूसडे को है जी, मंगल को नेक्स्ट मैच है डनीडन। हाँ, इट्स अ न्यू वेन्यू में मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी ना ड्रॉप इन पिच होगी, वो बैटिंग पिच हो सकता है हो, थोड़े मिले इनको, तो पूरा यूटिलाइज करना चाहिए अपने जो भी, जिसको जो मौका मिल रहा है ना तो गनीमत जाने। क्योंकि ये जो चैंपियंस कप हो रहा है, इसमें से कुछ प्लेयर 2 प्लेयर निकलेंगे, 3 प्लेयर निकलेंगे, उसके फौरन बाद PSL हो रही है ईद के बाद, उसमें से कुछ प्लेयर निकलेंगे। इनको जो मौका मिला हुआ है ना, इसको अवेल कर ले, वरना इनका कोई चांस नहीं है नेक्स्ट 2 ईयर में पाकिस्तान टीम में कम बैक करने। बड़ी अच्छी बात की है आपने राशिद भाई, और खुद भी यही चाहते होंगे। आई वंडर व्हाट्स नॉट वर्किंग फॉर देम, लेट्स सी अगले मैचेस में क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जिसको जो मौका मिल रहा है वो गनीमत जाने और मौका मिले तो उस पे चौका लगाना चाहिए। मैदान में उतरेगा और कहेगा जी आज मैंने परफॉर्म नहीं करना, कोशिश तो सारों की परफॉर्म करने वाली ही होगी। मतलब इसलिए वो मौका जो हम कह रहे हैं कि मौका इसको करें, डेफिनेटली मतलब जरा पुट इन लिटिल बिट मोर हो आई मीन आप डेफिनेटली मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन पुट इन मोर, इट रिक्वायर्स मच मोर देन दैट। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। वेलकम। और आपको बताएं कि हाल ही में होने वाली टोक्यो मैराथन में बहुत से पाकिस्तानी शरीक हुए और मुल्क की ऑब्वियसली नुमाइंदगी तो उन्होंने की, और उनमें से एक
कौकब सर्वर भी थी। कौकब ने फासला 3 घंटे थे और 52 मिनट 25 सेकंड्स में मुकम्मल किया, विच इज अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ इन द सेंस कि ये बहुत कम टाइम है। मैराथन की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। वो दुनिया की 5 टॉप मैराथन्स में हिस्सा ले चुकी हैं और मर्दों से भी बहुत ज़्यादा बेहतर भागती हैं। क्या आपने ये कहा? हाँ, और कौकब जो हैं वो इस टाइम के साथ ख़वातीन में पहले नंबर पर आई हैं, पाकिस्तानी ख़वातीन में। और हमें बड़ी खुशी होती है जब भी ये आती हैं, क्योंकि हम लिटरली प्रैक्टिकली फ़ख्र करते हैं कि कहाँ कहाँ जाके हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। अच्छा कौकब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कांग्रेचुलेशंस, ग्रेट टाइमिंग बाय द वे। हमें भी इस बात की समझ आ गई है कि और हमारे अपने जुनेद तो हमारे साथ होते हैं, तो वो हमें सिखाते भी रहते हैं। बट 3 hours 52 minutes 25 seconds, दिस इज योर ओन रिकॉर्ड एज वेल? या दिस इज माय पर्सनल बेस्ट। ज़बरदस्त जी। तो कितना काम किया था इसके लिए आपने? बिकॉज हमें पता है कि आप काफ़ी मैराथन्स इंटरनेशनली कर भी चुकी हैं पहले। हुमा, मैंने काफ़ी इसके पीछे अपनी ट्रेनिंग पे काम किया था, बिकॉज इससे पहले भी जो मेरी पिछली 4 मेजर मैराथन्स रही हैं उसमें भी मेहनत तो मैंने पहले भी बहुत की थी, बट कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता था कि जिसमें जो मैं चाह रही थी वो नहीं हो रहा था। सो इस दफ़ा मैंने एम किया था कि मैं सब 4 hours अपना इस मैराथन को कंप्लीट करूँगी। सो मेरा नहीं ख्याल है कि मैंने अपनी ट्रेनिंग का कोई एक दिन भी मिस किया हो। सो 3 to 3.5 months मेरा ट्रेनिंग ब्लॉक था। इसके लिए आप प्रिपरेशन में थी। And it has really paid off. This is a big deal. You know, under 4 hours 3 घंटे 52 मिनट is a very very big deal. So अच्छा, ट्रेनिंग ये ज़रूर मैं पता करना चाहती हूँ कि आपकी ट्रेनिंग जो आप कह रही हैं आपने एक दिन भी नहीं मिस किया, उसमें आप रन तो कर ही रही थी लेकिन कंडीशंस तो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। मतलब टोक्यो मैराथन में जाना और कराची में ट्रेन करना, व्हाट वर द सिमिलैरिटीज? योर ओन स्टैमिना? जी, एक तो हमें आई थिंक जब इन कंट्रीज़ में मोस्टली जाते हैं वेदर अच्छा मिलता है, लेकिन इस दफ़ा मेरी ट्रेनिंग में हेल्पफुल मेरे लिए ये चीज़ रही कि कराची में भी सर्दियों का मौसम था। तो मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी नवंबर में टिल ये मार्च तक, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। टोक्यो में गए, वहाँ पे भी वेदर अच्छा था। थोड़ी सी हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़रा टफ था, बिकॉज लास्ट ईयर जितने हमारे साथी गए थे उन्होंने ये बताया था कि जी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बट दैट डे अनफॉर्चुनेटली इतना ठंड नहीं था, हमें टेम्परेचर थोड़ा एडजस्टमेंट करनी है। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन जी हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़रा ज़्यादा गर्म। इनकी एक्सपेक्टेशंस से बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ। जाहिर है आप एक ग्रुप ऑफ रनर्स होते हैं जो एक साथ प्रैक्टिस भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं और फिर भागते भी हैं, तो एक सपोर्ट होती है, एक प्लानिंग होती है, स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन आपकी वो प्लानिंग आखिरी वक्त पे कुछ डिस्टर्ब हो गई। जी जी, वो क्या हुआ? जी, ये जो मैं आपको भी स्टोरी थोड़ी सुना रही थी, तो मेरे साथ फैसल शफी होते हैं, हमने ट्रेनिंग इकट्ठे की थी। सो हमारा नाम भी बाय चांस इस मैराथन के लिए इकट्ठा आया था। सो हमने ये सोचा था कि हम ये इकट्ठा ही भागेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली जब हम वहाँ पे स्टार्ट लाइन पे थे हमारे गेट्स डिफरेंट थे, सो उन्होंने हमें एक ही गेट से जाने के लिए इजाज़त नहीं दी। सो दैट वाज द मोमेंट जहाँ पे मुझे इमीडिएट एक प्लानिंग करनी थी कि मैं अब किस तरह से करूँ, बिकॉज आई वाज काफ़ी हद तक होपिंग कि मैं फैसल के साथ होंगी, वो पेस करा देंगे एंड देन इट विल बी एन ईजियर, जैसे वो बताएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। लेकिन आई थिंक जो अच्छी बात उसके अंदर रही है कि मेरी ट्रेनिंग बहुत सॉलिड थी कि ये सारा कुछ होने के बावजूद मैंने जो भी अपनी उस वक्त इमीडिएट कैलकुलेशन की, थोड़ा पैनिक तो क्रिएट हुआ बट स्टिल उसने मुझे मेरी ट्रेनिंग ने काफी हेल्प किया। मुझे लग रहा है ये अच्छा हो गया आपके लिए, क्योंकि आपका पर्सनल बेस्ट अचीव हो गया इसमें। मतलब इसमें फिर आपकी अचीवमेंट एक और लेवल पे चली गई, बिकॉज़ यू वर टोटली ऑन योर ओन एज़ वेल। अंडर एस्टिमेट कर रही थी। अच्छा, ये जो फैसल बाय 30th किलोमीटर एंड दैट टू वाज अ ग्रेट टाइम। लेकिन ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जब हमें ब्रेक में ये बात बता रही थी, आई वाज थिंकिंग कि चलो ठीक है डिफरेंट गेट से अंदर गए हैं तो अंदर जाके तो मिल ही लिया होगा, बट एक्चुअली इट्स नॉट अ पार्क कि आप अंदर किसी को कहें जी मेरा इंतजार करना, मैं आ रही हूँ या आ रहा हूँ। दे मेट एट द 30th किलोमीटर। अच्छा, टोटल मैराथन रन आपको हम बहुत बार अब तो बता चुके हैं 42.2 किलोमीटर होती है फुल मैराथन, जो कि इन्होंने एक दफ़ा फिर आपको बता दें 3 घंटे और 52 अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में बड़ी देर से आ रहा है, क्या हर साल मतलब टोक्यो मैराथन में पाकिस्तानी पार्टिसिपेट करते हैं या इस मरतबा पाकिस्तान से ज़रा ज़्यादा लोग गए थे? एंड हाउ रिसेप्टिव वर दे एज इन द होस्ट्स? अब्दुल्ला, इस टोक्यो मैराथन में अब एक्चुअली रनिंग का कॉन्सेप्ट ओवरऑल हमारे कंट्री में भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है माशाल्लाह से, एंड स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड टाइम्स। आपने भी जैसे कहा कि अब तो काफ़ी आपके पास भी जो गेस्ट एज अ गेस्ट रनर्स और मैराथन आते रहते हैं। सो अब
हम में से मोस्टली की कोशिश ये होती है कि जो दुनिया की 6 बड़ी वर्ल्ड मेजर मैराथन्स हैं उनके अंदर हम पार्टिसिपेट करें। सो आहिस्ता आहिस्ता वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। पिछले साल आई थिंक 5-6 लोग थे, इस साल 11 लोग हैं जो हमारे अपनी कंट्री से गए। वैसे बाकी और जगहों से भी, लेट्स से यूके से पाकिस्तानी या और अदर कंट्री से भी, यूएस से, पाकिस्तान से पाकिस्तानी जाना, तो ये अभी जो काउंट है ये बढ़ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। एंड वी कैन आल्सो वाउच फॉर इट, क्योंकि शुरू में जब हमारे पास गेस्ट आते थे वो 1-2 ही होते थे कि जी हम अकेले ही थे, लेकिन अब तो पूरा एक कंटिजेंट ही हम कहेंगे 10-11 लोगों का होता है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस एंड इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट करके आएंगी जो कि आपकी 6th होगी जी, 6th मेजर होगी, उसमें हम सेलिब्रेशन करेंगे। जबरदस्त, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एक ब्रेक लेने के वापस आ रही जल्दी से। अच्छा जी, अब क्या दोबारा हम वही बात करते रहते हैं, लेकिन मसला तो है कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला किसी से ढका छुपा नहीं है और शहरियों के पास सफ़र के महदूद ऑप्शंस मौजूद हैं। ग्रीन लाइन बस सर्विस को टावर तक बनाने का प्लान था जो अब तक नुमाइश चौरंगी से आगे नहीं बढ़ाई गई, और रेड लाइन BRT का तो हाल ही में आप मत पूछेंगे क्या है उसका हाल। 3 साल होने को आए हैं और मंसूबे पर अब तक धूल उड़ रही है। हाँ, मतलब समझ ही ले आप। अच्छा जी, आगे बात बढ़ी नहीं। रेड लाइन मंसूबा पता नहीं कब ख़त्म होगा भी कि नहीं होगा। कभी इंतज़ामी मसाइल की वजह से काम रुक जाता है, कभी कोई इदारा मुदाखलत कर देता है, कभी काम के दौरान पानी की लाइन तोड़ दी जाती है या फट जाती है, शहर का बड़ा इलाका पानी से महरूम हो जाता है। जो सफ़र कर रहे हैं वो रोज़ाना दौरान सफ़र अजियत का सामना कर रहे हैं। रेड लाइन के 27 शहरियों को वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने येलो लाइन बस मंसूबा वक्त से पहले मुकम्मल करने की नवीद सुना के एक खुशखबरी दी है। अब ऐसे मौके पर जब रिवाज सा बन गया है कि शहर में कोई मंसूबा वक्त पर मुकम्मल ना हो, ये सर्टनली एक अच्छी खबर नहीं होता है। हाँ, ये सर्टनली एक अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन क्या ये होने वाला है या नहीं होने वाला और कैसे मुमकिन होगा ये हम जानते हैं। खुद सीनियर वजीर हैं शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने हमारे लिए टाइम लाइन, ऑब्वियसली हमें तो लगता है कि ये ज़रा पेनफुल सा ही सब्जेक्ट है, लेकिन आप बताएं लगता है कि कोई खुशखबरी है इसमें, क्योंकि कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल जो हैं हमेशा से ही हैं और इसे नए प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत भी ऑब्वियसली रहती है। और कराची में रिवाज है कि कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल होके नहीं देता, सॉरी वी हैव टू से दैट। तो आपने खुशखबरी सुनाई है कि येलो लाइन मुकम्मल होने वाली है, ये कैसे हुआ ये बता दें। मैंने येलो लाइन हमारा जो BRT का प्रोजेक्ट है उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट है। उसका जो एक कंपोनेंट है, अभी हमने उसके 2 कंपोनेंट स्टार्ट किए हैं, उसमें भी 5-6 कंपोनेंट है। पूरा येलो लाइन अभी कंप्लीट होने वाला नहीं है। मैंने ये कहा था कि येलो लाइन का जो एक कंपोनेंट है जाम सादिक ब्रिज, जो कि कोरंगी को मिलाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो काम खत्म होना था नवंबर में। वो इंशाल्लाह ताला हम एंड ऑफ मई में खत्म करें, तो 4-5 महीने पहले हमारी ये कोशिश है और दिन रात वहाँ पे काम चल रहा है कि हम उसको 4-5 महीने पहले उस जाम सादिक ब्रिज को कंप्लीट कर लें ताकि लोगों के लिए ईज पैदा हो। इसके अलावा शर्जील साहब 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रीन लाइन, रेड लाइन। अब ग्रीन लाइन सिंध हुकूमत के पास आ चुकी है, तो उसमें कोई तब्दीली होने वाली है? फिर लोग कंसर्न थे क्या किराए बढ़ेंगे? देखिए, किराया अभी ग्रीन लाइन को बढ़ाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन ग्रीन लाइन आने के बाद जो उसकी इंटीग्रेशन को हम बढ़ा रहे हैं और उसको इस तरह मॉडल बना रहे हैं कि हम सरकार पैसा खर्च या मजीद पैसा सरकार के खर्च के बगैर हम उसको खुद एक अच्छा एक फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हैं जिससे वो मजीद अपने पैरों पे वो खड़ा हो सके ग्रीन लाइन। और ग्रीन लाइन के काफी सब जो है इशूज ये थे कि जी एक तो उनके कुछ जो हमें हैंड ओवर हुआ है तो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कुछ उसकी लिफ्ट्स वगैरह खराब थी, कोई एस्केलेटर्स खराब थे, कुछ और चीजें खराब थी, उसको भी अब हम ठीक करें। लेकिन साथ साथ ग्रीन लाइन की जो बना था ये इससे बना था कि जी 1 लाख से ज्यादा अफराद रोजाना सफर करेंगे, जो कि सुबह अपनी वो 50% कैपेसिटी पे चल रहा है। तो हमने ये कहा है कि हम इसको कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं कि ये कम से कम 25,000 की जो है डेली और मजीद यूजर्स जो है वो अगले 1-1.5 महीने में यहाँ से शुरू हो जाए। उसके लिए कुछ प्लान्स कर रहे हैं। कल भी मेरी मीटिंग्स हुई थी और 1-2 दिन के बाद फिर हम इस पे मजीद प्रिपरेशन करेंगे। तो हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो स्पेंड कर लिए पैसे, एक प्रोजेक्ट बन गया। अब उसकी कैपेसिटी इस वक्त अगर 1 लाख की कैपेसिटी बनाई गई थी ग्रीन लाइन की और 50,000 लोग सफर कर रहे हैं, तो जो भी उसमें लकूनाज है उनको हम दूर करें और हम अपनी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ इस तरह की कोशिश करें कि उसमें ज्यादा लोग जो मुस्तफीद हो सके।
तो अगर इनिशियली 1-1.5 महीने के बाद हम 25,000 लोग और बढ़ाते हैं और फिर मजीद और मेहनत करने के बाद हम इसको कोशिश करते हैं कि पूरी 1 लाख की कैपेसिटी यहाँ पे लोग आए, तो एक तो प्रोजेक्ट भी वायबल रहे और लोगों को मजीद लोगों को भी फायदा होगा। अच्छा, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब BRT रेड लाइन की भी बात करनी है, जो कि काफ़ी तकलीफदेह हो जाता है वैसे उसका बात करना। बताएं कि सुना है ये प्रोजेक्ट एक बार फिर ताख़ीर का शिकार होने वाला है, तो क्या मसला आ गया इस बार और अब इसकी डेडलाइन क्या बनेगी? नई डेडलाइन देखिए जी, इसकी वैसे डेडलाइन है जून 2026, लेकिन इसमें इश्यूज मैंने कहा था कि पहले यूटिलिटीज के थे, तो दूसरे इश्यूज थे। अब K4 की जो पाइपलाइन है 96 इंच की, वो भी इसी के बीच में आनी है। ज़्यादा आप चीज नहीं कर सकते, हम बना लें उसके बाद फिर जो है उसको फिर तोड़ के फिर उसको पाइपलाइन डालें। और बड़ा इशू था सिविल एविएशन का कि जो NOC क्योंकि सिविल एविएशन के एरिया में जाता है, तो जो NOC सिविल एविएशन ने पहले दी हुई थी उस NOC को सिविल एविएशन ने कैंसिल कर दिया और कहा कि जी नहीं, अब आप उसकी अलाइनमेंट चेंज करें। अब जो मिडिल ऑफ प्रोजेक्ट जो है, जहाँ एक उसका जो स्टेशन है उसकी लोकेशन चेंज करवा रहे हैं, फिर वहाँ पे हमारा एक ड्रेनेज जा रहा है वहाँ पे, तो ड्रेनेज 50% काम हो चुका है, कह रहे हैं जी वो भी चेंज करें। तो खैर अभी सिविल एविएशन में बातचीत कर रहे हैं या पॉजिटिव, तो जो हर्डल्स एक्स्ट्रा आते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमारी कोशिश अभी भी यही है, मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% की हम अपनी हमें थोड़ा और डिले होगा। हमारी कोशिश ये है कि दिन रात कोशिश करके हम कॉरिडोर को फौरन पब्लिक के लिए स्टार्ट कर लें, ताकि पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। असल चीज़ है कि पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। बाकी जो बस स्टेशन है या बाकी चीज़ें हैं, बायोगैस प्लांट है या वो चीज़ें बाद में होती रहेंगी, उससे पब्लिक को प्रॉब्लम भी नहीं होगा। लेकिन जो यूनिवर्सिटी रोड में जो पब्लिक को उससे प्रॉब्लम आ रहा है, उसको हम फौरन रिजॉल्व करने के लिए हमने कल भी कह के आए उनको कि दिन रात लेबर लगाएं और उसको फौरी तौर पर जो है ठीक करके दें, ताकि लोगों को इशू ना हो। शुक्रिया आपका शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। और हाँ, वो कॉरिडोर अगर बहाल हो जाता है, कुछ आवाम को तकलीफ कम हो, तो उससे बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। हाँ। लेकिन ये सिविल एविएशन अथॉरिटी वाला भी नया ही मामला सामने आया है कि पहले NOC दिया और उसके बाद कह रहे हैं कि जी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो आप इंतजार में बैठ जाते हैं। कितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, हर चीज़ उसकी हो जाती है और फिर एक डेडलाइन दे दी जाती है कि अब हो जाएगा, बट एज यू से कि नई चीज़ें बीच में आ जाती हैं। सो दैट्स अ बिट ऑफ ए प्रॉब्लम। अगर टाइम है तो कुछ दिखाना है आपको, बिकॉज ऐसी चीज़ों से हमें बड़ी खुशी होती है। इटली के जिस शहर ट्यूरिन में 12th स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स हुए और पाकिस्तान ने क्या क्या मेडल्स लिए, आपको हम बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स लिए और 12 मेडल्स टोटल में जीते और बड़ा ही इंजॉय किया। पूरा कंटिंजेंट जो वहाँ गया हुआ था, बर्फबारी हो रही थी अब्दुल्ला इन द स्टेडियम, बट दे हैड अ ग्रेट टाइम। दिस लुक्स अनरियल, सो प्रिटी, बट द फैक्ट इज कि इतना कुछ जीता भी, तो ये हम आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहते थे। में भी गायर एथलीट्स ने, वो खुद ही आ जाते हैं दिल में। एक ब्रेक लेनी है अभी, थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। और जी, हमने आपको सुनाया था ना ये खुशखबरी, हमने नवीद सुनाई थी आपको कि पेट्रोल की कीमतें कम होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बरकरार रखते हुए इसका माली फ़ायदा बिजली के बिलों में आवाम को मुंतकिल करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ देने की तैयारी कर रही है, आवाम को आराम देने की तैयारी कर रही है। शायद बिजली के नरखों में कमी से मुताल्लिक पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। मुजव्वज़ा रिलीफ से मुताल्लिक वज़ीर आज़म जल्द कौम को आगाह करेंगे। ख्याल किया जा रहा था कि आलमी मंडी में खाम तेल जो है उसकी कीमतों में मुसलसल कमी के बायस आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर बड़ा रिलीफ मिल सकता है। 10-10 रुपए की बात हो रही थी, याद है ना आपको, हमने पिछले हफ्ते ही बताया है, शायद इसी हफ्ते में बताया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अलबत्ता हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 10 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया है और पेट्रोलियम लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई है। और इस तरह हुकूमत के रेवेन्यू में तो ऑब्वियसली इजाफा होगा, लेकिन इसको बिजली के रिलीफ में कैसे मुंतकिल किया जाएगा, ये सब होगा कैसे, और IMF को कैसे जो है वो कायल किया जाएगा, ये सारे सवालात हैं जो आप उठा रही हैं, इस पे बात करते हैं। इफ्स एंड बट्स नो। अली परवेज़ मलिक के साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर हैं पेट्रोलियम के। शुक्रिया अली साहब, आपने वक्त दिया। मलिक साहब, सबसे पहले तो आपको पेट्रोलियम की वजारत मुबारक हो। आप ये भी बता दीजिए कि एक अच्छा खासा बड़ा रिलीफ बनता था आवाम का, मतलब कयास आराइयाँ थीं, खबरें थीं कि हाँ जी कम से कम इतना तो होगा, लेकिन कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की नहीं कम की गई, उल्टा टैक्स बढ़ा दिया गया।
क्या सोच है इसके पीछे, क्या जस्टिफिकेशन है इसकी? गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली है उसकी जो कीमत मेरे ख्याल से खित्ते के अंदर बुलंद तरीन है, और जो पेट्रोल है उसकी कीमत कम तरीन है। अगर आप अपना इसका मुवाजना करें हिंदुस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, मैं कोई अमीर ममालिक की बात नहीं कर रहा हूं, तो आपको पता चलेगा कि शायद हमारे पास कुछ गुंजाइश मौजूद है कि हम इस जो टैक्स का बर्डन है उसको थोड़ा सा रिकैलिब्रेट करके जो हमारे जो आम सारिफ हैं, जो आगे अब जिस तरह से गर्मियां बढ़ेगी उनके ऊपर बिजली की खपत बढ़ेगी, जिनके ऊपर बेपनाह बोझ बिजली की कीमत में आगे उनके ऊपर आएगा। हमारी सनत जो है वो उनकी पैदावारी लागत इतनी बढ़ गई है कि वो शायद बैनुल-अक़वामी मंडियों में कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए शायद आप भी इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि शायद उसके अंदर बिजली की कीमत के अंदर कमी करना ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान की पायदार तरक्की के लिए। तो वजीर आजम साहब ने जो कीमतों को बरकरार रखा है पेट्रोल की और डीजल की, और उसके साथ साथ ये अहद किया है कि हम खसारे करके नहीं, हम एक एक रुपया जो इस तरह से वसाइल जनरेट करेंगे उनको, और बल्कि उसके साथ साथ अजाफी वसाइल के साथ आपकी बिजली की कीमत अगले चंद महीनों के अंदर खातिर ख्वाह बिना के ऊपर, परमानेंट बिना के ऊपर कम करके दिखाएंगे, तो मेरे ख्याल से कोई घाटे का सौदा। ओके, अब आप महकमा ख़जाना के साथ भी ऑब्वियसली रहे हैं, और इसलिए ये बात आपसे हम आपसे बल्कि पूछनी भी है, और आपसे छुपी तो नहीं है कि रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है। तो लेवी में इजाफे से कितना फ़र्क पड़ेगा इस शॉर्टफॉल में? ऑब्वियसली कुछ अंदाज़ा तो होगा आपको। देखें, जो आपके टैक्स का खसारा है वो तकरीबन आप जानते हैं 600 अरब के करीब तकरीबन आपके पहुंच गया हुआ था, पर उसके अंदर दो बुनियादी मसले भी हैं। उसमें यह है कि एक, शायद वो जो तरक्की की शरह हमने अपने बजट मेकिंग के टाइम पे जब हमने जो इस एस्टिमेट की थी, शायद हमारी मईशत उस तरह से बढ़ नहीं रही। इसके साथ साथ दूसरी चीज ये है कि महंगाई जो है, जो हमने 10, 11, 12% के ऊपर हमने तखमीना लगाया था कि शायद आगे होगी, और जिसकी वजह से टैक्स वसूलियों के अंदर शायद खुद भी खुद थोड़ी सी ऑटोनमस इंक्रीज हासिल हो जाएगी, वो उस तरह से नहीं है, क्योंकि हमने महंगाई के ऊपर आप जानते हैं जो 40% के करीब तकरीबन थी उसको तकरीबन 1.5-2% के ऊपर ले आए हुए हैं। तो जब महंगाई काबू के अंदर होगी तो आपको अपना बजटरी फ्रेमवर्क जो है उसको रिविजिट करना पड़ेगा। तो मुझे खुशी है, मैं आज जब आपके सामने यहाँ पे बैठा हूँ, IMF का वफद जो यहाँ पे आया था बड़ा खुश उसलूबी की तरह के साथ अपना काम मुकम्मल करके वापस जा चुका है, और अगले चंद दिनों के अंदर, एक आधे हफ्ते के अंदर आपको SLA सामने आ जाएगा। तो उन्होंने भी ये जो बदलती हकीकतें हैं उनको एक्नॉलेज की है, और पाकिस्तान का साथ देते हुए इसको पायदार तरक्की के सफर में डालने के लिए अपनी सपोर्ट का यकीन दहानी करवाई। अच्छा, वज़ीर आज़म कहते हैं कि पेट्रोल पर रिलीफ रोक कर जो फिस्कल स्पेस हमें मिलेगा, इससे आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। कितना रिलीफ मिल जाएगा? पर यूनिट का हिसाब है या ओवरऑल का हिसाब है? और IMF आप कह रहे हैं कि वो बदलती हकीकतों को तस्लीम कर रहा है, तो वो ऑन बोर्ड है इससे, वो आपको करने देगा ये सारा कुछ? प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वादा किया है वो ये है कि एक एक पैसा जो PDL के बढ़ाने से वो हासिल करेंगे, ना सिर्फ वो, पर उसके साथ साथ कई गुना ज्यादा पैसा इस्तेमाल करते हुए इसी महीने के आखिर तक वो एक पायदार और एक सब्सटेंशियल बिजली के बिलों के अंदर अक्रॉस द बोर्ड, कारोबारी शख्सियात के लिए, कमर्शियल लोगों के लिए, डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स के लिए वो आगे खुद अनाउंस करने जाएंगे। तो मैं आपसे सिर्फ गुजारिश ये करूंगा, मेरी इस यकीन दहानी को फिलहाल अपने पास रख लें। वो जो अनाउंसमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर साहब का उनका प्रोगेटिव है, क्योंकि उन्होंने इस सारी की सारी एक्सरसाइज को, आप जानते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की क़यादत के अंदर उन्होंने खुद स्टीयर किया है। तो मुनासिब ये होगा कि इन सारी चीजों को समेटते हुए जो भी अनाउंसमेंट वो एक मटीरियल रिडक्शन की बिजली में करने जा रही है, ये हम उस वक्त का इंतजार करें जब तक वो खुद नहीं कर लेते। अच्छा, फाइनली एक और इशू है, उस पर ये भी बड़ी अहम इशू है और आपकी मिनिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है, पेट्रोलियम कीमतों की डीरेगुलेशन वाला। डीलर्स ये बात मानने को तैयार नहीं, तो क्या उन्हें मना लेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप क्या मनाएंगे उनको, या फिर ये प्लान भी शेल्फ कर दिया जाएगा इन दी एंड?
मेरी OMCs के साथ मुलाकात हो गई है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदगान हैं उनसे मुलाकात हो गई है, मेरी रिफाइनरी वालों से जो है वो मुलाकात हो रही है, मैंने डीलर्स के जो नुमाइंदगान हैं उनसे भी मुलाकात करनी है। और ये जो डीरेगुलेशन है इसको हम बिल्कुल एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी इसको आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि डीरेगुलेशन से ही कंपटीशन का फरोग होता है, और जब कंपटीशन का फरोग होगा तो उसी तरह आप यकीन दहानी करवा सकते हैं कि जो एंड कंज्यूमर है, जो सारिफ है, उसके लिए कीमतों के ऊपर काबू पाया जा सके। तो इन एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल तो मैं इसके साथ इत्तेफाक करता हूं, पर जब तक मैं सारे स्टेक होल्डर्स की बात बैठ के सुन नहीं लेता, उनके खदशात के हैं, उनको हम किस तरह से मिटिगेट नहीं कर लेते, मेरे ख्याल से मेरा मुनासिब नहीं है कि मैं आपको समरी ये के तौर पे एक जल्दी से एक ऑफ द कफ रिमार्क देके इसके ऊपर अपनी थॉट्स का इजहार करूं। तो आप खदशात सुन लेंगे, लेकिन आवाम को जो खदशात हैं बिजली के बिलों को लेके, आपने उसके बारे में कहा है कि वज़ीर आज़म और आपकी टीम ने प्लान बना लिया है। So let's see क्या होता है। And you are very confident about it as well। अली परवेज़ मलिक वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम, मतलब बात तो होती ना, पेट्रोलियम में जो अनाउंसमेंट हो ही गई थी कि 10 रुपए कम होगा, वो भी हो जाता और बिजली के बिलों में भी कमी होती। जस्ट सेइंग, मतलब विशफुल थिंकिंग अगर करनी है तो कर लें। ये कुछ ज़्यादा ही विशफुल थिंकिंग तो क्या हो गया भाई, रमज़ान चल रहा है, कोई दुआएं शुआएं इंसान मांगता है, कुछ सोचता है तो चीज़ें हो भी जाती होती हैं, वैसे ये नहीं होगा। अच्छा, पता है क्या, ये VIP कल्चर की बड़ी बात हो रही है। इससे पहले हमने वो कराची पोर्ट बेसन वाला वाक़या देखा था, और उसके बाद लाहौर वाला एक अंडरपास वाला अनबिलीवेबल वाक़या। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये लोग शायद सोशल मीडिया से दूर हैं, या फिर ये इस दुनिया में नहीं है जिनके ये स्क्वाड्स हैं। मतलब ये कल रात को गिजरी पुल पे मैं भी जा रहा था, अपनी फैमिली के साथ था, बच्चे बेगम सब थे, और वही इस तरह स्क्वाड जा रहा था, और बस हम हो ही रहे हैं साइड पे, और बंदूकें उन्होंने आगे कर ली, और बंदूकों से और हाथों से इशारों से कि आप कौन, आप इस काबिल कहाँ, कि आप इस सड़क पे क्यों आए हैं, ये मुल्क आपका क्यों है। सो बैड एंड सो स्मॉल एंड सो गिल्टी कि हम किधर आ गए हैं, कि मतलब ब्रिज से जंप ही मार दें कि भाई आप चले जाएं, आपके लिए हम रास्ता खोल लें। सा ब्रिज है वैसे ही, तो उसमें बड़ी मुश्किल से जगह आप देते हैं किसी को, साथ में आपको देखना भी है कि आप लेफ्ट जब होंगे, ओवरटेकिंग वगैरह आपको पता है ना, लेफ्ट होंगे तो पीछे कोई आपके गाड़ी तो नहीं आ रही होगी, मगर नहीं है इन लोगों को एक एक लम्हे का आसरा, और ये शायद देख नहीं रहे हैं कि कितना इशू बना हुआ है और आवाम कितनी मुखालिफ हुई हुई है इस सारी चीज़ के, कि फिर भी ठिठाई के साथ वही इशारे हैं। अब तो मतलब वो दुनिया होगी है कि आप कुछ भी कर रहे हो तो आप इर्द गिर्द मुड़ के देख लेते हैं, कहीं कोई कैमरा, कोई वीडियो, कुछ ऐसा ना बन रहा हो, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी प्राइवेसी भी होती है। ये वो लोग हैं, दे डोंट केयर कि वीडियोस बनेंगी जी, हम दंदनाते फिर रहे हैं, हम लोगों को रोक लेंगे। जिस तरह लाहौर में जो हुआ ये अंडरपास में, ये हम आपको विजुअल्स भी थोड़ा सा याद दहानी के लिए करा रहे हैं, पूरी की पूरी ट्रैफिक रुकी हुई है पीछे, और यहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं, कि यहाँ फायरिंग हो रही है। मुझे ऊपर वालों की कमेंट्री भी अच्छी लग रही थी कि यार इसको छोड़ना नहीं है तुमने, और हाँ, मतलब ये सारा कुछ शर्मनाक की बात है, लेकिन जिनको शर्म आनी चाहिए उनको इस बात पे शर्म नहीं आती। तो फायरिंग और तशद्दुद का मामला था लाहौर वाला, जो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ। मुतासरा शहरी इमरान का मौक़िफ़ भी सामने आया, और VIP कल्चर के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार भी किया जाता रहा। बाज़ अफराद इस खदशे का भी इजहार कर रहे हैं कि इस केस में भी हमेशा की तरह कानूनी कार्रवाई, अदालती निज़ाम की कमज़ोरियों का सहारा लेकर मुल्ज़िमान छूट जाएंगे, और फिर सुलहनामे भी दहशत फैली है ना। ये मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज किया गया, लेकिन हैरान कुन तौर पर FIR में दहशतगर्दी की दफ़ार शामिल नहीं की कन्वीनियंटली, ताकि आराम से वो निकल भी जाएँ। लेकिन दहशत तो मचाई ना वहाँ, मतलब सैकड़ों गाड़ियाँ आपके पीछे खड़ी हैं, तो दहशत तो इस वीडियो का एक सर्टेन पार्ट, मतलब ये झगड़ा जहाँ से शुरू होता है हमें वो नहीं पता था, उसके बाद तो शहरी का मौक़िफ़ सामने आया। मेहर इमरान साहब जो मुतासरा शहरी हैं, जिनके साथ ये सारा मामला हुआ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा कहानी के आगाज़ से पूछते हैं कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, बात यहाँ तक कैसे पहुँची। इमरान साहब शुक्रिया, एक तो आपने बड़ी हिम्मत दिखाई कि आप इस निज़ाम के ख़िलाफ़, इस कल्चर के ख़िलाफ़ आप उठ खड़े हुए, और सब लोगों ने भी आपका मतलब दूर से ही खड़े हुए लेकिन साथ दिया एटलीस्ट। हुआ क्या था? सबने आपसे भी पहला सवाल यही किया होगा कि भाई बात यहाँ तक कैसे पहुँची? सर कोई प्रॉब्लम अभी तक, जो अगर इनको कोई प्रॉब्लम थी तो ये वैसे बात कर सकते थे, फायर करना नहीं चाहिए था ना। नहीं, हुआ क्या? आप मुझे बताएं कि आप अपनी गाड़ी में सवार हैं, ये स्क्वाड वहां से गुजर रहा है, उसके बाद जिस तरह स्क्वाड इशारा करता है, उन्होंने आपको वो किया, क्या हो रहा था? मैं तो ऑलरेडी साइड पर जा रहा था, ठीक, और अगर इन्होंने हॉर्न दिया है तो गाड़ी तो मेरी ऑलरेडी साइड पर थी, और तीसरी लाइन पर मैं जा रहा हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं। ये तो फर्स्ट लाइन पर जाते हैं ना अक्सर VIP जो होते हैं,
तो इनको तो मुझसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, पता नहीं क्यों इन्होंने फिर मेरे ऊपर फायर खोल दिया और इस तरह की दहशतगर्दी की जो है ना वो फैलाई इन्होंने। क्यों इस तरह की? कोई इशारेबाजी हुई थी फायरिंग से पहले? कोई इशारेबाजी हुई थी, कोई तल्ख कलामी हुई थी, या अचानक फायर सुना आपने? देखिए इशारे इनके साथ, हम इशारे भी इनके साथ नहीं कर सकते, इनके तो ऑलरेडी ब्लैक पेपर होते हैं, हम इनको तो देख भी नहीं सकते। नहीं, पीछे जो गार्ड्स बैठे होते हैं कभी कभी वो आपको हाथ से या बंदूक से पीछे हटने आ कहते हैं ना, आपकी कोई इंटरेक्शन नहीं थी, आपका पहला मामला आपने ये देखा कि आपकी गाड़ी पे फायर आके लगा, यही हुआ? बिल्कुल ऐसे ही हुआ सर, और मैं शॉक हो गया एकदम से कि ये क्या हुआ है कि इस बंदे ने फायर ही खोल दिया मेरे ऊपर। तो जब वो भागने लगा फायर खोल के, फिर मैं उतरा हूँ गाड़ी से, मैं उसके पीछे जाने लगा हूँ, तो पकड़ने लगा हूँ, वो भागने की कोशिश कर रहा था, और फिर जब वो आया मेरी तरफ तो फिर वो फायर खोलने लगा था। तो मैंने जो है ना देखा है कि वो दूसरा जो गार्ड था उसने उसको पकड़ा है और उसकी गन ऊपर की है, तो मेरी बचत हो गई है। फिर वो भागने लगा, फिर मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की और उसने मेरे सर पे मारने की गन कोशिश की और मेरे जो है ना कंधे पे लग गई। मैंने सर साइड पे कर लिया, अल्लाह का शुक्र है, मेरी फिर बचत हो गई। हम एक्चुअली समझने की ये कोशिश कर रहे हैं और साथ ही हम वीडियो भी देख रहे हैं कि इतने लोग जो मोटर बाइक्स पे भी नहीं थे, चले गाड़ी में बैठे हुए तो फिर भी थोड़ी सी प्रोटेक्शन हो जाती है, कोई फायर इस तरह खोल दे तो जो एक्सपोज्ड है मोटर बाइक्स में लिटरली किसी को भी लग सकती है। इमरान साहब आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको एक इंसान मतलब गोली की आवाज़ सुन के ही खौफ में आ जाता है, आप तो गाड़ी से बाहर ही निकल आए, क्यों निकले आप गाड़ी से बाहर? मैं गाड़ी से इसलिए निकला हूँ मैम कि ये तो अब फायर करके भाग रहे थे ना, तो मेरी कोशिश थी कि अगर ये भाग रहे हैं तो मैं अब इसको किसी तरीके से रोक लूं, और आप देख भी रहे हैं कि मैं उसको मार नहीं रहा हूँ, सिर्फ रोक ही रहा हूँ। वो मेरे ऊपर तशद्दुद भी कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं उनको पकड़ लूँ, बस मैं 15 पे कॉल कर दूँ और जो इसने किया है इसको सजा मिले बस इसकी, इस चीज की। ये फायर जिस गार्ड ने किया था वो गाड़ी से उतरा हुआ था या गाड़ी में बैठ के उसने फायर किया? ये नहीं, वो गाड़ी से उतर के 1 मिनट के अंदर वो उतरा है और उसी टाइम उसने फायर खोल दिया है, मतलब कि ये भी नहीं देखा उसने कि किसी को लग जाएगा। हैरानी हो रही है, बहुत हैरानी हो रही है। अच्छा अब ये बताइए कि कोई तू तकरार नहीं हुई आपकी? फिर क्या वजह बनी कि एक गाड़ी अपनी वो छोड़ गए और असला भी अंदर था, मतलब इतनी जल्दबाजी कैसे हो गई एकदम से? बड़ी तसल्ली से वो तो अपना काम कर रहे थे। हाँ जी, वो जैसे दहशतगर्द ही होते हैं, वो देखें कि अपना असला भी छोड़ गए हैं और अपनी गाड़ी भी छोड़ गए हैं, उनको किसी चीज की परवाह नहीं थी, बस उनको ये था कि हमें अब भागना है यहाँ से, कुछ इस तरह का उन्होंने मामला किए। और जो बंदा पकड़ा गया जिसने फायर किया था उससे पूछा है, इन्वेस्टिगेशन की है, तो वो कह रहा है कि बिल्कुल मैं पहले हमारी कोई रंजिश नहीं है, मैं इस भाई को नहीं जानता और मैं उनको नहीं जानता हूँ कि वो कौन है। तो क्या रीजन दिया तो फिर फायर क्यों किया? उसको किसी ने कहा था? ये तो मंडे वाले दिन पता चलेगा, जैसे वो दूसरे लोग भी पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं जी, डीआईजी सब बता रहे हैं कि मंडे तक इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। अब मुझे बताएं कि पुलिस ने कितना ताउन किया आपके साथ और आप कितने पुरुमीद? पुलिस ने सर बहुत ताउन किया, बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया है, तो इंशाल्लाह आगे। सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद कोऑपरेट किया या उससे पहले ही कोऑपरेट किया था? मतलब उधर पुलिस पहुंच गई थी? पता ही नहीं था उससे पहले तो, जब जैसे ही मीडिया पे पता चला, हाईलाइट हुई है वीडियो, तो उन्होंने जो उसी टाइम एक्शन ले लिया था फैसल कामरान साहब ने, डीआईजी साहब ने। वैसे उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था तो कोई पुलिस, डॉल्फिन पुलिस, कोई इर्द गिर्द आपको नजर नहीं आई थी? नहीं, उस टाइम तो कोई भी नहीं था। जब मैंने इनको पकड़ा है 15 पे कॉल की है, 10 मिनट तक डॉल्फिन आई थी, फिर उसके 10 मिनट के बाद पंजाब पुलिस आई थी और फिर उन्होंने वो जो डाला है वो कवर किया है और जो है ना वो गन जो है वो अपने हैंड ओवर की है। और कॉल भी आपने खुद ही की थी? जी मैंने भी की थी और काफी शहरी और भी थे, उन्होंने भी की थी। अच्छा, सो अभी किस स्टेज पे है मामला? सिर्फ वो जिसने गोली चलाई वो पकड़ा गया है या कुछ और भी लोग इसमें मुलव्विस जो थे या साथ थे उनसे भी इंक्वायरी हो रही है? उस गाड़ी में और भी कुछ जो लोग थे वो भी पकड़े गए हैं, 3 लोग पकड़े गए हैं और 3 लोग जो है ना वो अभी फरार हैं, भाग गए हैं। किसी ने आपसे राब्ता किया? जाहिर है ये तो गार्ड्स थे, ये तो स्क्वाड था, जिस शख्स के साथ ये लोग मौजूद थे क्या वो शख्स भी इस स्क्वाड में शामिल था? जो भी वीआईपी या वीवीआईपी था, उनमें से किसी ने आपसे राब्ता किया कि हम माजरत चाहते हैं आपसे और हमें नहीं पता ये कैसे हुआ और वी आर रियली सॉरी एंड वी अपोलोजाइज फॉर व्हाट हैपेंड?
सर अभी तक तो बिल्कुल भी पता नहीं चला, और इंशाल्लाह पता चल ही जाएगा। ये कोई छुपने वाली बात तो नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। दिन दिहाड़े वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, फायर खोल रहे हैं, और वैसे इमरान साहब, वैसे तो ऐसे कामों में कभी हम नहीं सुनते कि कोई वाकई माफ़ी मांग ही ले, लेकिन यहाँ अगर सुलह की कोशिश की गई कि जी अब माफ़ी कर लेते हैं, राजीनामा या जो भी आप इसको कहना चाहें, आप माफ़ कर देंगे? देखें, ऐसे लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहिए। ये तो फिर हो जाएगा कि जुल्म के आगे हम झुक गए हैं। अगर देखें आज मैं झुकता हूं तो कल को किसी और के साथ भी ये करेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। इनको सजा मिलनी चाहिए, जो इन्होंने किया है उसकी सजा मिलनी चाहिए इनको, जो भी इन्होंने किया। अच्छा, लोग एक सवाल बहुत कर रहे हैं कि भाई आप में उस वक्त इतनी हिम्मत कैसे आई कि आप इतनी बंदूकों वाले गार्डों के सामने निकल के उस पे पिल पड़े और उसको रोकने की आपने कोशिश की, क्योंकि उसके साथ ही आप पे फायर कर सकते थे, वो ऑलरेडी एक फायर कर चुका था। सो आपने कुछ सोचा था, ये बस ये नेचुरल रिएक्शन था जो आपने कर दिया उस वक्त? नहीं, ऐसे नहीं था सर। देखें, अब उसने जो करना था वो तो उसने कर ही दिया था, और उसको पकड़ना भी जरूरी था कि वो अब मजीद भाग ना जाए। गलती तो उसने कर दी, उसकी सजा भी उसको मिलनी चाहिए थी, और मैंने वही किया जो करना चाहिए था। शायद बड़ी हिम्मत आपने की। किसी ने आपकी मदद नहीं की? फंसे तो कोई सैकड़ों लोग हैं गाड़ियों में, मोटर बाइक्स में, कुछ उतरे भी हुए हैं। जब पता चल ही गया या फायरिंग हो रही है और या आप अकलौता है एक बंदा निकल के उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा है, किसी ने आपका साथ दिया? कोई आपके साथ मिल गया हो कि आओ इसको नीचे पकड़े? इधर तो उन्होंने फायर किया है, और जो है ना कोशिश की उन्होंने भागने की। जहां आगे वो पकड़े गए हैं, और आगे फिर लोग मेरे साथ थे जो मोटर बाइक पे थे और जो गाड़ियों में थे वो मेरे साथ थे। उन्होंने मेरा साथ दिया है, उनको पकड़ा है, फिर हमने मिल के और फिर 15 पे कॉल की है। लेकिन चले गाड़ियां और जो असला वो बरामद वो हो गया, वो रिकवर हो गया, वो भाग गए हैं, लेकिन उधर भी लोगों ने साथ दिया। मतलब ऑडेसिटी देखें कि अब इंसान अपनी गाड़ी छोड़ के भाग गया। यहाँ से आपने उन्हें चेस किया और आगे जाके रोका। अच्छा, अब ये बताएं कितना किलोमीटर का फासला था? वैसे कितनी तेज आपने गाड़ी चलाई, और फिर लोग आपके साथ साथ, क्या वो भी एक स्क्वाड ही आपका अपना बन गया होगा जो चेस किया आपने? 1 किलोमीटर का ही होगा, अगर ज्यादा भी हुआ तो 1 किलोमीटर का होगा, और आगे ट्रैफिक भी जाम थी और उनको मौका नहीं मिला, वरना मौका मिलता तो ये भी भाग जाते। अच्छा, अब ये बताएं कि ये आपके तो घर पहुंचने से पहले शायद ये वीडियो भी वायरल हो गई होगी, घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि हमें तो यही बताया जाता है ना कि कोई आपकी कराची में तो काफ़ी चोरियां इस तरह हो जाती हैं कि कोई आपका मोबाइल भी लेने आए तो आप आराम से मोबाइल दे दो। हमें तो यही ट्रेनिंग दी गई है, और आप वहाँ जाके लड़ाइयाँ कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो भी बात सही है, क्योंकि कोई गोली मार रहा है और एम ही बिला वजह। घर से क्या रिएक्शन था? बिल्कुल जी, घर वाले तो काफी ज्यादा परेशानी वाला आलम था। मेरी वालदा सब बहुत ज्यादा परेशान थे। तो ये अभी लाहौर भी कराची वाला ही सिस्टम हो रहा है जी, इधर भी यही है। देखें, दिन दिहाड़े फायरिंग हो रही है। वैसे ये जो गार्ड्स वाला कल्चर है, ये हम लाहौर में कम देखते थे पहले, और कराची में जाहिर है ज़्यादा है। सो ये तो एक कॉन्वॉय है, एक स्क्वाड है, ये डाले और गार्ड्स और बंदूकें सामने तानी हुई, ये अब ज़्यादा होने लगा है। आप लाहौर में रहते हैं, आप हमें बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल सर, ये मेरा ख्याल है, आप कंपेयर करेंगे ना तो लाहौर में ज़्यादा है मेरे ख्याल से। कराची में कम हो गया होगा, लाहौर में ज़्यादा है ये शोशा। जरा चले, कराची में इतना ज़्यादा है, और आपसे ये सुनना कि लाहौर में ज़्यादा है, हम ज़रा परेशानी हो गए। तो बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि कराची में भी ठीक ठाक अब रोड के ऊपर चलते हैं और हलचल मचा देते हैं। हटो बच्चों की बस ये होती है, और ये भगाते हैं बस गाड़ियां। नहीं, खुद नहीं हटना, बाकी दोनों दुनिया को हटो बच्चों करो। तो अब केस के लिए तैयार हैं? लड़ेंगे अपना केस? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जरूर। लग रहा है आपसे बात करके कि आप छोड़ेंगे नहीं। मेहर इमरान, थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया आपने वक्त दिया। Thank you, I mean, the guy has courage and guts. मतलब जो उन्होंने किया, उनकी कॉन्वर्सेशन से ही पता लग गया। हाँ, कॉन्वर्सेशन से पता चल गया था कि however हम यही कहेंगे कि जहाँ गोलियाँ शोलियाँ चल रही हो, वहाँ एहतियात ज़रूर करें। मतलब दिल तो जाता है, गुस्सा भी चढ़ जाता है, और ख़ास तौर पे गुस्सा तब चढ़ता है जब आपको पता हो कि आपका कोई कसूर नहीं है। तब दिल चाहता है कि उतर के सुना दो या लगा दो, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, स्पेशली इफ़ यू आर विद योर फैमिलीज़ एंड ऑल।
अकेले भी हो, बच्चे बच्चियां होते हैं, जरा गुस्सा ज्यादा चढ़ता है, लेकिन जरा तहम्मुल मिजाजी से काम और अब हुकूमत के सामने है सारे सीन जो है ना, एक मूवी की तरह ये आपके सामने है, तो यहाँ यू हैव टू मेक श्योर कि साथ किसका देना है आपने, और आपने वो जस्टिस होते हुए दिखानी है, नजर आना चाहिए, बिकॉज ये सब इट प्लेड आउट इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड मिलियंस ऑन सोशल मीडिया। वैसे जो भी वीआईपी वीवीआईपी, जो कितनी देर तक ये बात छुपी रह सकती है कि कौन था इसमें सवार? कौन था इसमें सवार? ये बहुत बड़ी बात है, वैसे पता करते हैं, अभी ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम। यू हैव टू वॉच दिस। ज़िला चारसदा की तहसील शब कदर में रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के रिवायती पकवान तैयार होते हैं, और पूरे महीने के दौरान शब कदर बाज़ार जो है वो एक फूड स्ट्रीट का मंजर पेश करता है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। रिवायती तो हम दिखाते हैं, कुछ गैर रिवायती भी कभी होना चाहिए, लेकिन आज कुछ रिवायती ही है हमारे पास। बट फूड स्ट्रीट वाला सीन तो डिफरेंट ही हो गया ना। इरफानुल्लाह जान बता रहे हैं। जी, रमजानुल मुबारक में शब कदर का पूरा बाजार एक फूड स्ट्रीट का मंजर पेश कर रहा है, जहां पर अफ्तारी के लिए तरह तरह के पकवान, फ्रूट चाट्स, खीर, मुरब्बे, चटनियां और दीगर अशिया तैयार होते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला चारसदा की तहसील शब कदर में, जहाँ मुकामी लोगों की बहुत बड़ी तादाद नमाज ज़ोहर की अदायगी के बाद शब कदर बाजार का रुख करते हैं और नमाज असर तक अफ्तारी के लिए मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी में मसरूफ़ होते हैं। चूँकि इस बार शब कदर में मौसम कदरे सर्द रहने के बायस मुकामी लोग अफ्तारी में गर्म पकवानों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, और शब कदर बाजार में तैयार होने वाले रिवायती चपली कबाब की खरीदारी में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। यही वजह है कि बाज़ारों में चपली कबाबों के दुकानों पर लोगों का काफ़ी रश रहता है। इसके साथ साथ शब कदर में ख़ास तौर पर तैयार होने वाले खुश्क चन्ना यानी उबला हुआ चन्ना, इस पर सिर्फ नमक, काली मिर्च और नारंग डाला जाता है, और मुकामी लोग इसका इस्तेमाल अफ्तारी में लाजिमी जो समझते हैं। कदर बाजार के एक खास मुकाम पर मिलने वाले इस चन्ने के स्टॉल्स पर लोगों का हाई रश रहता है। जी, This is nice. This is different. Finally we get something different. Nice kebabs. सिर्फ जो चने उबले हुए उनके ऊपर नमक, मिर्च और नमक, काली मिर्च और नींबू का जूस, that's it. वैसे ये कौन नहीं होता, कौन सिट्टे का, उस पे तो ये करते हैं, लेकिन सिर्फ चने में तो फिर आपका दिल चाहता है चाटी बना लो। और मुझे ये कबाब भी अच्छे लगे। अच्छा, ये गोला कबाब टाइप है। गोला कबाब टाइप चपलीज, मतलब गोला ही था, फिर उसको चपली कर दिया। हाँ, उसको फिसा दिया होगा, बेसिकली उसको ऐसे पिचीती कर दी होगी उसकी, ऐसे करके। क्या? Nobody would understand what you're saying. Of course, come to me. I'm also doing an action. So इस तरह कर दिया होगा ना पूरे गोले को। हाँ, ठीक है। Now you understand? Now you understand? Now we do. अभी आगे बढ़ेंगे और ये हमारा फेवरेट मशगला कौम का गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाना। अब Don't say that. आपको पता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अमेरिका ने वीज़े मुश्किल कर दिए हैं, घबराइए मत, कानूनी ऑप्शंस भी खुल रही हैं। नहीं, वो तो लेंगे नहीं ना, वो लेनी चाहिए ना आपको। बैरून मुल्क जाना है, रोज़गार कमाना है, कोई हुनर सीखें और यूरोप पहुंचें। भला कहाँ, जर्मनी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। वॉच दिस एंड यू विल नो। पाकिस्तान में जर्मनी के सफीर एल्फ्रेड गर्नास बता रहे हैं कि उनके मुल्क में तरबियत याफ्ता स्किल्ड वर्कर्स की बड़ी जरूरत है। पाकिस्तानी इस मौके से फायदा उठा सकते हैं, लेकिन एक शर्त भी है। We do actually need a lot of skilled immigration to fill the gaps that have arisen in our own workforce. So, and Pakistan is one of the potential partners where this workforce could come from. I would actually like to say the kind of qualifications we need are very specific, and also it's the German standards in that sense are very high to allow that kind of labor migration to Germany. So we are in good conversations, there's a good start,
But also the experience shows that these things take some time because standards have to develop. एम्बेसडर गरनास ने हाल ही में माहिर तालीम और सीनियर करियर काउंसलर सैयद आबदी के हमरा पाकिस्तान में टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग के एक बड़े इदारे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रावलपिंडी का दौरा किया। मेहमान को बताया गया कि इस इदारे में नौजवानों को क्या स्किल्स सिखाई जा रही हैं। Very impressed by the standard, but also the wide range of skills training that is offered there, from technical skills to university and academic skills. So this kind of institutions are certainly the ones we would look to for partnering and, let's say, developing the skills training that would then meet also the high standards that are required for labor migration to Germany. इससे पहले भी नेशनल यूनिवर्सिटी और ऐसे ही स्टैंडर्ड के दीगर इदारों से तरबियत हासिल करने वाले लोग चीन, जापान, रोमानिया तक जा ही रहे हैं, लेकिन यूरोप के बड़े ममालिक का भी उन्हें यूं खुशामदीद कहना बहुत खुशाइंद है। अच्छा, इसमें हमें आबदी साहब करियर काउंसलर हमारे शो का हिस्सा हैं, वो भी हमें नज़र आए, लेकिन बात बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है और बड़ी सिंपल है। बाहर भी अगर आप किसी तरीक़ों से जा रहे हो, वहाँ जाके आपने अपना रोज़गार कुछ ना कुछ तो जॉब्स करनी होगी, कमाना होगा, व्हाई नॉट हैव सम स्किल? वरना बाहर जाके भी अगर आपने पीनट्स ही कमाने हैं और उसमें से तोड़ फूड़ के आपने घर भी भेज दिया, इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्थ इट। इतने अच्छे मेसन्स हैं, इतने अच्छे कारपेंटर्स हैं, इतने अच्छे इलेक्ट्रिशियंस हैं, इतने अच्छे प्लम्बर्स हैं, सर्टिफिकेशंस नहीं है। बिल्कुल सर्टिफिकेशंस हासिल मतलब करें। उनका एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो देख के बता दें कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी बाहर काम नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई सर्टिफिकेशन ना हो। सर्टिफिकेशंस लें और फिर अपनी स्किल जो हमें पता है कि आउटस्टैंडिंग है उसको बरूए कार लाएं एंड मूव अब्रॉड wherever you want and you'll have a better life and you'll earn better। उस तरह आप अपने पीछे जो खानदान है उनको भी आप सपोर्ट कर सकेंगे। इस तरह इलीगल तरीके से कहीं भाग के जाएंगे तो ना आगे आपको पैसे मिलने हैं, ना इज्जत मिलनी है और शायद डिपोर्ट भी हो जाए। हाँ, और ये 1970 नहीं है या 60। हाँ, ये आप जा सके इस तरह टंकियां लगा के। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर राइट नाउ और अब हमारी मुलाकात होगी आपसे 4 से 6 लाइव। सी यू।